हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक लाइफ हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट जैसे आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट गणित शास्त्र के इतिहास में आर्यभट्ट एक बहुत ही सम्माननीय तथा प्रभावपूर्ण नाम है। इतिहास में हम कहीं भी देख लें तो इस नाम की पुनरावृत्ति होती रहती है। ऐसी अवस्था में हम ये कह नहीं सकते कि प्राचीन काल में इस नाम के कितने गणितज्ञ भारत में हुए, परंतु इतना तो निर्विवाद रूप से आज माना ही जा सकता है कि इस नाम के कम से कम 2 गणितज्ञ तो भारत भूमि में अवश्य पैदा हुए थे। इन 2 में से एक जो थे 1776 ईस्वी में वर्तमान पटना के निकट कुसुमपुर पाटलिपुत्र नामक नगर में पैदा हुए थे, जिन्होंने 499 में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक के एक और गणितज्ञ इनके बाद भी हो चुके हैं, जिन्होंने 1950 ईस्वी में आर्यभट्टीय द्वितीय के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट प्रथम के समय से भारत में गणित विज्ञान का स्वर्णिम युग आरंभ हुआ है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, इस विषय में बहुत मतभेद है। इसका कार्यस्थल कुसुमपुर था, परंतु इसमें स्पष्ट नहीं होता है कि वे यहीं के रहने वाले थे। कुछ लेखकों ने उन्हें केरल निवासी सिद्ध करने का भी प्रयास किया। अपने मत की पुष्टि में वे यह तर्क प्रस्तुत करते थे कि केरल में आर्यभट्ट द्वारा आविष्कार किया हुआ कैलेंडर पद्धति अभी भी प्रयोग में लाई जाती है। अब हम बात करते हैं आर्यभट्ट सार में आर्यभट्टीय जो पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उन्होंने जो आर्यभट्टीय पुस्तक जो लिखी थी, आर्यभट्टीय सार आर्यभट्टीय पुस्तक में जो उन्होंने लिखा था वो क्या था? आर्यभट्ट एक छोटा सा क्या है? ग्रंथ है, जिसमें 121 श्लोक है। प्रसिद्ध गणितज्ञ जो एक महान गणितज्ञ थे, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, उन्होंने अपनी जो उनकी अपनी टीका थी उसमें उन्होंने क्या किया था? आरंभ और समाप्ति के 3 श्लोकों को छोड़कर, यानी कि स्टार्टिंग के और लास्ट के 3 श्लोक थे उनको छोड़ दिया था, और उनको छोड़ने के बाद इस कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था गीतिका छंद। गीतिका छंद में लिखा गया है, जो इसका पहला भाग था वो किस में लिखा है? गीतिका छंद में लिखा है, जिसमें कितने श्लोक है? 10 श्लोकों को गीतिका छंद में लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त ने इसको 10 गीतिका का नाम दिया। किसका नाम दिया? 10 गीतिका का नाम। दूसरा भाग था, उस भाग में 108 श्लोक हैं। यह आर्यव्रत छंद में लिखा गया है। ब्रह्मगुप्त ने इस भाग को आर्यषट्शतम का नाम दिया है। आर्यषट्शतम के अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से इसको आगे और 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है गणितपाद, दूसरा है काली क्रियापाद और तीसरा है गोलपाद। गोलपाद ग्रंथ सबसे छोटा ग्रंथ है, ठीक है। इसमें केवल 11 श्लोक हैं, परंतु इन 11 श्लोकों में भी आर्यभट्ट ने सबसे ज़्यादा सामग्री को प्रस्तुत किया था। ग्रंथ की संख्या लिखने की विचित्र रीति का उल्लेख किया गया है। ये जो इन्होंने ग्रंथ दिया था, ठीक है, इन्होंने एक वो दिया था श्लोक। इस श्लोक में इन्होंने क्या दिया था? एक संख्या थी, भी संख्याएं होती है जैसे हमारी 1 2 3, उनको लिखने की एक विचित्र विधि का उल्लेख उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि जो क वर्ग, उन्होंने कहा था इस जो उन्होंने एक श्लोक दिया था, उस श्लोक में उन्होंने कहा था कि क से आरंभ करके वर्ग अक्षरों को को वर्ग में और अवर्ग अक्षरों को अवर्ग स्थानों में व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार न और म मिलकर य होता है, और वर्ग और अवर्ग स्थानों के दूने शून्य के 9 स्वर प्रकट करते हैं। यही क्रिया 9 वर्ग के अंत में भी स्थानों तक दोहरानी चाहिए। आर्यभट्टीय ग्रंथ आर्यभट्ट की प्रखर प्रतिभा का प्रमाण है। इसमें कुछ आर्यभट्ट ने जो आविष्कार किए थे वो निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या था? उन्होंने क्या कहा था? अक्षर संकेत। इस पद्धति का आविष्कार आर्यभट्ट प्रथम ने किया था, ठीक है। इस पद्धति में अंकों को वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रकट किया जाता है। स्वरों को छोड़कर देवनागरी वर्णमाला में 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं तथा 9 अवर्गीय होते हैं। 25 वर्गीय व्यंजनों द्वारा 1 से लेकर 25 तक के अंकों को प्रकट किया जाता है, जैसे ख द्वारा 2 को, च द्वारा 6 को, और 9 अवर्गीय व्यंजनों में य, र, ल, व, श, श,
सह इत्यादि के द्वारा क्रमश किसको पहचाना जाता है, कौन से नंबर्स को, य से 30, र से 40, ल से 50 और व से 60 इत्यादि को प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, और जो हमारी मात्राएं होती है जैसे अ, आ, ई, उ, ये इत्यादि, इन सबको किससे जाना जाता है, डिनोट किया जाता है 10 की शक्ति 0, 10 की शक्ति 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 इत्यादि को प्रकट किया जाता है। आर्यभट्ट ने एक उदाहरण दिया था जिससे कि इस जो हमारी ये विचित्र वो है संख्या लेखन है, इसको उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। जैसे आधा ख, य, ख का क्या बन गया, ख के उसको न्यूमेरिकल उसमें कैसे लिखेंगे हम, ख से क्या बना था 2, तो 2 प्लस य क्या था 30, तो 30 प्लस 2 32। ठीक है, वैसे ही ख फिर है य में उ की मात्रा क्यू, य और इसका क्यू का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो वो कैसे बन जाएगा, ख प्लस य मल्टीप्लाई उ, तो ख की वैल्यू कितनी थी 2 और य की वैल्यू 30, तो 30 प्लस 2 32 मल्टीप्लाई 10, ऊ की वैल्यू कितनी थी 10 की शक्ति 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा समथिंग 3,20,000। ठीक है, वैसे ही ग में ई की मात्रा। ठीक है, तो ई मल्टीप्लाई ग क्या हुआ 3 और ई की मात्रा दी थी जो हमने अभी ऊपर किया था, ई की मात्रा थी 10 की शक्ति 2 या 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 300। इस प्रकार उन्होंने इस एग्जाम्पल से ये अपना जो संख्या लेखन था उसका एक विचित्र रूप उल्लेख किया था। ठीक है, नंबर 2 उन्होंने क्या बोला था, आर्यभट्ट प्रथम से पहले जैन गणितज्ञों ने क्या किया था, जो जैन गणितज्ञ थे उन्होंने गणितज्ञों ने यद्यपि वर्गमूल निकालने की विधि का आविष्कार किया था। जो जैन गणितज्ञ थे उन्होंने वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उस विधि का आविष्कार किया था, परंतु उसका स्पष्टीकरण आर्यभट्ट द्वारा ही संभव हो सका था। आर्यभट्टीय में इसका वर्णन इस प्रकार था, अंतिम वर्ग स्थान मतलब स्क्वायर प्लेस में से बड़ी जो वर्ग संख्या घट जाए उसे घटा दो। इसके पश्चात सदैव वर्गमूल के दुगने से अवर्ग स्थान नॉन स्क्वायर प्लेस को भाग दो। भाग करने से प्राप्त भागफल के वर्ग को आगे के वर्ग के स्थान से घटाओ। भागफल की ओर प्रथम पंक्ति में रखी गई संख्या वर्गमूल सूचित करती है। आर्यभट्टीय में जो वर्गमूल और घनमूल निकालने की रोचक विधियाँ दी है उनमें से आर्यभट्ट की गणितीय प्रतिभा के दर्शन होते हैं। आज तो वर्गमूल और घनमूल निकालने का आधुनिक स्वरूप है, यह और कुछ नहीं है बल्कि आर्यभट्ट की विधियों का लघु रूप है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नंबर 3 दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम। जो दशमलव पद्धति है को भी किसने प्रयोग में लाया था, आर्यभट्ट ने सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया था। उन्होंने इसमें बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए थे। इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल घनफल निकालने के सभी साधारण नियम आर्यभट्टीय में मिलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, गोले स्फेयर गोले तथा शंकु का घनफल तथा सभी प्रकार के क्षेत्रों की औसत लंबाई चौड़ाई जानकर क्षेत्रफल निकालने से संबंधित सभी नियम इसमें मिलते हैं। इसमें आर्यभट्ट की रेखागणित में प्रयोगात्मक रूप में कितनी रुचि थी इसका पूर्ण आभास हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कही थी नंबर 4, उन्होंने बात की थी नंबर 4 पाई की, कि जो पाई की वैल्यू थी 3.1416 लगभग। ठीक है, आज हम इसी संबंध में हम सब जानते हैं कि ये क्या है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, परंतु आज तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो पाई शब्द है उसका मान किसने दिया। विश्व में सबसे पहले आर्यभट्ट थे जिन्होंने पाई के मान को प्रदर्शित किया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम नंबर 5। केवल अंक गणित नहीं बल्कि बीज गणित भी आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। बीज गणित की राशियों में जोड़, बाकी, गुणा और भाग के अतिरिक्त भिन्नों मतलब फ्रैक्शंस के हरों को सामान्य हरों में बदलने की रीति, भिन्नों का गुणों और भाग देने की रीति बीज गणित के कुछ साधारण सूत्र थे। जैसे a प्लस बी मतलब a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तथा भिन्न भिन्न प्रकार के समीकरणों को हल करने की विधि आर्यभट्टीय में दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 6
आर्यभट्ट कोरे गणितज्ञ ही नहीं, जो आर्यभट्ट थे वो क्या थे, आर्यभट्ट कोरे गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि खगोल विज्ञान के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने संसार के सम्मुख यह कहने का साहस किया था कि ब्रह्मांड की दिन प्रतिदिन की गतिशीलता का कारण पृथ्वी का एक धुरी के सहारे घूमते रहना है। इस तरह आर्यभट्ट अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नए अध्याय सूत्रपात किए। ठीक है, उन्होंने गणित गागर में सागर भरने का कार्य भी संपन्न किया। तो ये तो थी हमारी जीवनी और उनका जो कंट्रीब्यूशन था मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, आर्यभट्ट का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भास्कराचार्य की। भास्कराचार्य ये भी एक महान गणितज्ञ माने जाते हैं। भास्कराचार्य नाम से भारतीय गणित और ज्योतिष संसार के 2 बार सुशोभित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भास्कराचार्य प्रथम जो आर्यभट्ट प्रथम के पश्चात पैदा हुए, ज्योतिष एवं गणित के अच्छे स्नातक और टीकाकार हो गए, परंतु उन्होंने भास्कराचार्य की सुगंधि से आज एक गणित और ज्योतिष मंडल सुरभित हो रहा है। वे भास्कराचार्य प्रथम से कई शताब्दी पश्चात पैदा हुए। उन्हें संसार भास्कराचार्य द्वितीय के नाम से जानता है। भास्कराचार्य द्वितीय के जन्म के बारे में उनके अपने लिखे हुए ग्रंथ उनकी जो एक ग्रंथ था उसमें लिखा था सिद्धांत शिरोमणि से ज्ञात होता है कि ये 1114 ईस्वी से सहस्रास्त्रीय पर्वत के पास बिद्रविड़ नामक गांव में पैदा हुए थे। यह गांव किसी प्रांत में स्थित है तथा इसके बारे में विद्वानों की काफ़ी मतभेद है, परंतु अधिक विद्वान बिजड़बीड़ को वर्तमान बीजापुर ही मानने के पक्ष में थे। उनके पिता का नाम महेश्वर था और वे उन्हीं के ही गुरु थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना 1150 ईस्वी में की। इस समय वे 36 वर्ष के थे। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है लीलावती, दूसरा था बीजगणित, तीसरा था गोलाध्याय, चौथा था ग्रह गणित। भास्कराचार्य ने प्रथम खंड का जो अंक गणित से संबंधित है, लीलावती नाम क्यों रखा, इसके बारे में किंवदंती प्रचलित है। कई लोग लीलावती नामकरण तथा उसकी अपनी पुत्री लीलावती से जोड़ते थे और लीलावती संबोधन में उस समय लेखन की परिपाटी का अंग मानते थे। उसके बाद हम बात करते हैं जो आर्यभट्ट थे, जो भास्कराचार्य थे, उन्होंने जो आविष्कार किए वो क्या क्या किए थे। ठीक है, भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्या 0 से भाग देने का परिमाण में अनंत की कल्पना की कि अगर हम कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर वैल्यू है, अगर हम उसको 0 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी की उसकी कल्पना की, इन्फिनिटी की कल्पना की। इसके बारे में वे लिखते हैं कि जिस प्रकार अनंत और अच्युत ईश्वर में प्रलय के समय बहुत से भूत गणों का प्रवेश होने से और सृष्टि के समय उनके निकल जाने से कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार शून्य हर वाली राशि में कोई भी बड़ी संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इस बात को कैसे जान सकते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू है कोई भी वैल्यू है, अंक है, ठीक है, उसको अगर हम 0 से भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा वहाँ पर, इन्फिनिटी। नंबर 2 उन्होंने बात की थी क्षेत्रमिति की। क्षेत्रमिति के क्षेत्र में भी भास्कर ने काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल और घन क्षेत्रफल से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण सूत्र दिए। उदाहरण के लिए उन्होंने दिया था गोले का क्षेत्रफल इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल। फिर उन्होंने दिया था गोले का घनफल, गोले का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 1/6 व्यास। उसके बाद नंबर 3 उन्होंने बात की थी कि जिस विषय को आज फिर उसके बाद उन्होंने बात की थी कि जो विषय
जिस विषय को आज किसके नाम से जाना जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, उस पर भी भास्कर ने अपनी लेखनी उठाई थी। उन्होंने अपने ग्रंथों में इसका नाम अंकपाश दिया। इस विषय में उनके द्वारा खोजे गए सिद्धांत को आज हम भी एक अलग नाम से जानते हैं। इसका प्रचलित रूप इस प्रकार से, जैसे आर वस्तुओं की क्रमचय संख्या R/K समेशन L है, जबकि K और L भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, ज्योतिष और गणितज्ञ होने के साथ साथ भास्कराचार्य ऊंचे दर्जे के कवि भी थे। उन्होंने गणित के प्रश्नों को अपनी काव्यमयी शैली में पद्यपद करके विषय से अधिक सुगम, रोचक व व्यवहारिक बनाने के भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वह आज के अध्यापक व पुस्तक लेखकों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमूल्य तथा प्रेरणादायक सिद्ध हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5, करणी। करणी मीन्स सर्ड्स। करणी के बारे में भी भास्कराचार्य को अच्छा ज्ञान था, जैसा कि उनके ग्रंथों में पाए जाने वाले निम्न प्रकार के समस्याओं से स्पष्ट होता है। एक त्रिभुज की भुजाएं √13 और √5 है। अगर उसका क्षेत्रफल 4 है तो उसके आधार की लंबाई बताओ। इस तरह के समीकरणों को भी जो भास्कराचार्य थे उन्होंने हल करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बात की थी धन समीकरण। धन समीकरण और द्विवर्गात्मक समीकरणों का भी विवरण भास्कर ने अपने ग्रंथों में पाया था। फिर उसके बाद था हमारा नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन कैलकुलस के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य की विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे, जिन्होंने डिफरेंशियल कॉफिशिएंट से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए थे। उसके बाद था रोल्स प्रमेय। रोल्स प्रमेय या रोल्स थ्योरम्स के आधार पर आधारभूत तत्वों को भी भास्कराचार्य ने अपने जीवन का क्या बनाया था, अपने जीवन के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि जैसे साइन ए कॉस बी क्या बनेगा, कॉस ए साइन बी। इस तरह से उन्होंने ये उदाहरण बताए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने कहा था नेक्स्ट उन्होंने बात की थी भास्कराचार्य ने मतलब कि फिर भास्कराचार्य ने कहा था कि पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देते हुए कहा था कि गोलाध्याय में लिखते हैं कि गोले की परिधि का 100वां भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होती है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दिखाई देता है। इसके लिए वह चपटी दिखाई देती है, जिसके कारण क्या होती है, पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, हमें चपटी दिखाई देती है। फिर उन्होंने कहा था कि न्यूटन के बहुत पहले भास्कराचार्य को गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने धारिणिकात्मक शक्ति कहा है। वे लिखते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति की जोर से सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसलिए सभी पदार्थ इस पर गिरते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये तो थे हमारे जो भास्कराचार्य जी, जिन्होंने मतलब इन चीज़ों के बारे में बताया था, जैसे करणी, घन समीकरण, ठीक है, रोल्स प्रमेय, त्रिकोणमिति, और क्या उन्होंने प्रमाण सिद्ध किया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन से पहले उन्होंने इस बात में भी प्रकाश डाला था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान मतलब कि कोई भी वस्तु है वो अपनी तरफ कैसे खींची जा सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे श्रीनिवास रामानुजम। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्कूल का एक अध्यापक तीसरी श्रेणी के अपने विद्यार्थियों को समझा रहा था कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 होता है। सब बच्चे चुपचाप सुनते रहे, परंतु एक से ना रहा गया और एकदम खड़ा होकर बोला, सर क्या यह नियम 0 पर भी लागू होता है? अपने अध्यापक को इतनी छोटी सी अवस्था में इस प्रकार के गुड़ प्रश्नों द्वारा चक्कर में डालने वाले महानुभाव और कोई नहीं थे बल्कि गणितज्ञ रामानुजन ही थे। तीसरी कक्षा में ही इन्होंने बीजगणित आदि का इंटरमीडिएट कक्षाओं तक का पाठ्यक्रम समाप्त कर लिया था तथा चौथी कक्षा में आते आते ये बीए की त्रिकोणमिति के कठिन प्रश्न हल करने लगे थे। ऐसे ही एक विचित्र कहानी मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय में हुए पहले घटी।
मध्यावकाश के समय जब सभी कर्मचारी गर्म चाय पानी पी आदि के लिए बाहर चले गए तो चेयरमैन सर ऑफिसर स्प्रिंग ने अचानक कार्यालय का निरीक्षण किया। उसे फर्श पर गिरा हुआ एक कागज का एक पन्ना दिखाई पड़ा। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। यह आश्चर्यचकित होकर बोला, ओह, यह क्या है? इसमें तो गणित के अत्यंत कठिन प्रश्नों के हल किए गए हैं। उसने एक बार पुनः कार्यालय में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस बार उसने देखा कि एक दुबला पतला व्यक्ति अपनी मेज से चिपका हुआ कुछ लिखने में खोया हुआ था। उस व्यक्ति के पास पहुंचकर अधिकारी ने पूछा, तुम अकेले बैठे बैठे यहाँ क्या कर रहे हो? जी, गणित के सवाल लगा रहा हूँ। क्या यह तुम्हारा लिखा हुआ है? जी हाँ, मेरा ही लिखा हुआ है। तुमने यह गणित कहाँ से सीखी? देवनागरी से कृपा से अपने आप राख के ढेर में इस अमूल्य हीरे को देखकर उस विद्वान अधिकारी ने कहा, मित्र, तुम्हें तो गणित की दुनिया का बादशाह होना चाहिए। तुम यहाँ कहाँ पढ़े हो? यह प्रतिभाशाली नवयुवक रामानुज तथा उनसे भारत का सर ऊंचा हुआ। ऐसी प्रतिभा के धनी बालक का जन्म 22 सितंबर 1987 को मद्रास के तंजौर जिले में हुआ था। ठीक है, ये क्या था? इरीद नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता एक साधारण परिवार में निर्धन ब्राह्मण थे तथा एक कपड़े की दुकान पर मुनीम करके अपना पेट पालते थे। रामानुजन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामानुजन थे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पास की? कस्बे का एक छोटा सा गांव, कस्बे में एक छोटा सा स्कूल था वहीं पर, ठीक है, जहाँ इनके पिता नौकरी करते थे, वहाँ पे प्राप्त की। अपनी कक्षाओं में वे सदैव प्रथम आते थे। उन्हें बाल्यावस्था से ही गणित से बहुत ज़्यादा प्यार था, यहाँ तक कि दोस्तों का मनोरंजन वे गणित के सूत्रों से किया करते थे। इसकी गणितज्ञ प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके अध्यापकों ने उन्हें 12 वर्ष की आयु में बाल विद्वान घोषित कर दिया था, क्योंकि एक छोटी आयु में उन्होंने गणित संबंधी जो मौलिक कार्य किए थे, उसमें क्या हुआ, जो उन्होंने मौलिक कार्य किए, छोटी सी आयु में उन्हें बाल विद्वान घोषित किया गया था। इस छोटी सी आयु में उन्होंने गणित संबंधी जो मौलिक कार्य किए उन्हें सिखाया। यह बड़े बड़े गणितज्ञों की संपूर्ण आयु के परिश्रम से किसी प्रकार भी कम महत्व नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति, जो उनको सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। छात्रवृत्ति के बल पर उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु यहाँ उनका गणित प्रेम इनके साथ धोखा कर गया। गणित के अध्ययन में डूबे रहने के कारण ये अंग्रेजी अनुत्तीर्ण हो गए, फलस्वरूप उनकी छात्रवृत्ति बंद होगी। साथ ही निर्धन छात्र की पढ़ाई का कोई भी यही अंत हो गया। पर उनकी लगन क्या थी? उनकी लगन बहुत ज़्यादा पक्की थी। घर पर ही गणित की पढ़ाई में जुट गए। इस बीच में उनका विवाह हो गया और उनके सामने अपने अतिरिक्त कुनबे का पेट भी भरने की समस्या आ खड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंत में इधर उधर फिरने लगे, वो दिन मारे मारे फिरने लगे। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 25 रुपये मासिक वेतन के लिए पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क का काम मिला, ठीक है। लेकिन जो रामानुजन, उन्होंने क्या किया? रामानुजन की शिक्षा कॉलेज स्तर पर औपचारिक रूप से बहुत ही कम थी, ठीक है। अतः रामानुजन ने अब अनेक परिणामों को स्वाध्याय से निकाला। उन्होंने अनेक ज्ञात परिणामों को बिना किसी की सहायता से पुनः स्थापित किया और परिणाम ऐसे ज्ञात किए कि उनकी सूझबूझ और अंतर्दृष्टि से परिचायक थे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मायावी मतलब जादू के वर्गों की रचना के नियम ज्ञात किए। इसके बाद ज्यामिति के कार्य आरंभ किए तथा इन्होंने वृत्त को भी वर्ग के रूप में व्यक्त करने के प्रश्न पर विचार किया और यहाँ तक पहुँच गए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की माप कितनी शुद्धता से ज्ञात की जा सकती है, ये भी उन्होंने खोज निकाला। सभी पूर्ण संख्याएं रामानुजम ने क्या थी? जितनी भी पूर्ण संख्याएं थी, इंटीजर्स थी, वो क्या थे? सभी रामानुजम के मित्र बन गए। एक बार जब वे बीमार थे तो उन्होंने देखने के लिए मिल्टी लिटिवुड टैक्सी नंबर 1729 में आए थे, जो रामानुजम ने 1729 के विषय में कहा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के रूप में दो भिन्न प्रकार के व्यक्त किए जा सकते हैं। बीजगणितीय सूत्र, अपरिमिति क्षेत्र के रूपांतरण आदि में भी रामानुजम की अंतर्दृष्टि बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी जो अंतर्दृष्टि थी उन पे पड़ी, बीजगणितीय सूत्र और अपरिमिति क्षेत्र पर, ठीक है। इस दृष्टि से उनकी तुलना आयलर और
जैकोबिक से भी की जा सकती है। इनकी कार्य अवधि आगमनात्मक होती थी। उदाहरण प्रारंभ करते हुए आगमन द्वारा व्यापीकृत परिणामों तक पहुँचते थे। विभाजन के सर्वकाल समानता संबंधी अधिकांश जितने भी वो थे, मतलब जैसे कोई भी परिकल्पना थी, स्वरूप खोजना होता था, तो उसमें क्या करते थे, ये बड़ी तीव्रता से उन चीज़ों का हल निकाल देते थे। ठीक है, ना तो बेकारी बीजगणितीय सूत्र, फिर इन्होंने क्या किया, ना तो बेकारी निराशाजनक समय था और ना ही नौकरी व्यस्त क्षणों में गणित से अपना कोई नाता तोड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, लेख गणित शास्त्र संख्या के मुख्य पत्र में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने इन दिनों में प्रोफेसर हार्डी, जो कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर थे, उनके अनुयायी विनय से पूर्ण पत्र लिखा तथा साथ ही साथ अपनी गणित की 120 थ्योरम्स को भी भेजा। उन्होंने क्या किया, थॉमस हार्डी को भेजे गए 120 परिमेय में से हार्डी ने 15 परिमेय छांटे और रामानुजम के कार्य के परिचायक बन गए। ठीक है, उन्होंने पाया कि इनमें से कुछ ऐसे थे जिनके विषय में स्वयं हार्डी आश्चर्यचकित थे। इन्होंने क्या किया, फिर एलिप्टिकल इंटीग्रल जो हाइपर ज्यामिति थी श्रेणी में, उन्होंने आपस में उनको बांट दिया। ठीक है, उनके उसमें एग्जाम्पल अलग भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए। फिर सन 1941 में जब ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर नोवेल भारत में आए तो उन्होंने हार्डिन से उनसे रामानुजम से मिलने तथा उनके कैम्ब्रिज लाने का अनुरोध किया था। भारत आने पर प्रोफेसर नोबल ने रामानुजम से भेंट की। उन्होंने नोबल महोदय की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस पर नोबल साहब ने उनको 250 पाउंड की छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त व्यय तथा यात्रा व्यय देना भी स्वीकार किया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो रामानुजम थे, बाद में क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात 20 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए। ठीक है, यह सम्मान प्राप्त करने वाले जो रामानुजम थे वो पहले भारतीय थे। ठीक है, 27 फरवरी 1919 को लंदन में आ गए, लंदन से भारत में आ गए और उन्होंने 27 मार्च को बम्बई पहुंच गए। विदेश में रहने के बाद वहाँ की जलवायु अनुकूल न होने से उनका जो क्या है वो स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी कावेरी टोड मंडी में ले जाया गया, वहाँ से उन्होंने कुंभकोणम ले जाए गए तथा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता रहा, लेकिन मस्तिष्क का प्रकाश अंत तक मंद नहीं हुआ। मृत्यु तक वह काम में लगे रहे। मॉग थीटा फंक्शंस का भी उनका सब काम मृत्यु शैया पर ही हुआ। हालत खराब होती देखकर वे मद्रास आ गए। 26 अप्रैल 1920 को मद्रास के पास चैतपुर गांव में विश्वविख्यात गणितज्ञ का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की, जो कि 628 ईसा पूर्व पुराना था। ठीक है, ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत के 25 अध्यायों में से 2 अध्यायों में गणितज्ञ सिद्धांतों एवं विधियों का विस्तृत वर्णन किया। बीजगणित में समीकरण साधनों के नियमों का उल्लेख किया और अनगिनत द्विघातीय समीकरण का समाधान भी बताया, जिसे आयलर तथा लॉग्रेंज ने क्रमशः 1764 और 1768 में प्रतिपादित किया। ब्रह्मगुप्त ने समघात एवं सूची के घनफल ज्ञात करने की विधि ज्ञात की। उन्होंने गुणोत्तर श्रेणी का भी योग ज्ञात करने की विधि और समकोण त्रिभुज के शुल्ब सूत्र का वर्णन विस्तार से किया। सर्वप्रथम अनंत की कल्पना करने का श्रेय ब्रह्मगुप्त को ही दिया गया। उन्होंने बताया कि कोई भी ऋण अथवा धनराशि शून्य द्वारा विभाजित होने पर अनंत हो जाती है। धन्यवाद।